संसार के एक एक मनुष्य के जीवन में शांति की संभावना ले जाने के लिए एक संकल्प लिया गया। अगर इसके इतिहास के कुछ पन्नों को पलट कर देखें तो इसकी शुरुआत होती है सन 1900 के प्रारंभ से, जहां स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अपने गुरु परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के शांति के संकल्प को आगे बढ़ाना शुरू किया। साल 1900 नवंबर की 8 तारीख उत्तराखंड में जन्मे श्री हंस राम सिंह रावत, श्री रंजीत सिंह रावत और श्रीमती कालिंदी देवी के इस पुत्र की शांति की प्यास समाप्त हुई सन 1923 में, जब उन्हें उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने उन्हें शांति से परिचित कराया। 1926 में उनके गुरु की आज्ञा से उन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस संदेश को आगे ले जाने का संकल्प लिया और उसके बाद लोगों ने उन्हें श्री हंस जी महाराज के नाम से पहचाना। श्री महाराज जी एक एक व्यक्ति के पास जा करके, कभी दुकान पर जा करके, खेत में जा करके, छोटी छोटी जगह पर रहे हैं, एक साइकिल पर जा करके, कभी पैदल जा करके, कभी बैलगाड़ी में जाकर, कभी घोड़े पर बैठ करके, मतलब जो भी उस समय के साधन थे सबको अपनाते हुए उन्होंने संदेश सुना। और कई बार तो केवल गुड़ और चने खा करके, पानी पी करके भी उन्होंने समय बिताया है, समय गुजारा, फिर भी लोगों को सुनाया है। संकल्पित पुरुषों की इस कड़ी में एक नाम और जुड़ने जा रहा था। कनखल हरिद्वार में 10 दिसंबर 1957 को श्री हंस जी महाराज के घर में प्रेमपाल सिंह रावत का जन्म हुआ। प्रेम बचपन से ही विलक्षण प्रकृति के थे, जो छोटी सी उम्र से ही अपने पिता और गुरु श्री हंस जी महाराज के इवेंट्स में भाग लिया करते थे। परेड ग्राउंड में देहरादून में आयोजन हुआ, जिसमें कि प्रेम रावत जी उस समय पढ़ते थे और वो बहुत ही अकथ प्रयास किए श्री हंस जी महाराज जी का प्रोग्राम सक्सेस हो, जगह जगह जाते थे, कई जगह हम लोगों को भी साथ ले जाते थे। तो उस समय मेरे को बहुत आश्चर्य लगता था कि उस समय में हमको ये लगता था कि छोटे बच्चे हैं और इतना कैसे कर रहे हैं। साल 1966 जब श्री हंस जी महाराज का शरीर पूरा हुआ, लेकिन शांति संदेश न पहले रुका था और न अब रुका। तारीख थी 31 जुलाई 1966, जब प्रेम रावत जी ने महज 9 साल की उम्र में इस संदेश को लोगों तक ले जाने का संकल्प लिया। श्री महाराज जी का शरीर पूरा हुआ तो ये था कि हाँ, हमारे पास कोई है जिनसे हम अपनी बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि, तो वो हमारा साथ हमारे से छूट गया। लेकिन श्री महाराज जी की फिर वही बात याद आती थी कि प्रेम रावत जी सब कुछ करेंगे, और उन्होंने वाकई इतनी जल्दी सब कुछ संभाल लिया ना, तो वो बहुत समय नहीं मिला इस चीज़ को एहसास करने का कि श्री महाराज जी चले गए। साल 1971 प्रेम रावत जी की उम्र महज 13 साल। शांति के संदेश के प्रसार में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा था। प्रेम रावत जी पहली बार शांति के संदेश को भारत से बाहर ले जा रहे थे। साल दर साल बीतते गए और प्रेम रावत जी का संदेश धीरे धीरे संसार के हर देशों में पहुंचने लगा, और साथ ही उनके प्रयासों के लिए दुनिया भर के कई देशों ने उन्हें सम्मानित किया। प्रेम रावत फाउंडेशन के तहत एक और मानवीय प्रयास की शुरुआत हुई। तो बड़े होकर के तुम क्या करना चाहते हो? जी हम पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस में? सबको? नहीं वैसा नहीं, मतलब देश की रक्षा करना चाहते हैं। अच्छा, नागरिकों की? हाँ। प्रेम रावत जी के 15,000 घंटों की हवाई जहाज उड़ान के साथ साथ उनकी लेखनी ने शांति संदेश को एक नई उड़ान दी। दुनिया को पाना है हमें, लेकिन उसमें कहीं हम खुद को खो चुके हैं, तो वो खुद को वापस पाने के लिए कि हु एम आई, हाउ कैन आई रियलाइज माई सेल्फ, उसमें इस बुक ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया है। शांति संदेश हमेशा से एक ही रहा, लेकिन उसका प्रसार आधुनिक तकनीकी के साथ साथ नवीनतम से नवीनतम होता गया और संसार के हर वर्ग के लोगों तक पहुंचने लगा। मेरा 302 का सजा है और आजीवन का सजा मिला है मुझे, और अंजन टीवी के माध्यम से भी सुना और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी सुना। सुनने के बाद अंदर एक प्यास सी जगी। प्रेम रावत जी का संदेश एकदम सरल है, जो हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको समझ में आने वाला है। उन सब में से मैं भी एक हूँ। मेरे में बहुत सारे बदलाव आए हैं और मैं वैसी ही ज़िंदगी जीने की अपेक्षा रखता हूँ भविष्य में। मेरे तरफ से दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ
और प्रार्थना करता हूँ कि प्रेम रावत जी सफल हो और हम भी सफल हो उनके जरिए। जब पूरी दुनिया थम चुकी थी तब भी प्रेम रावत जी का शांति के लिए संकल्प जारी रहा। लॉकडाउन के समय उन्होंने अपने संदेश से लोगों को हिम्मत दिलाई, जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। श्री प्रेम रावत जी ने जो लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट करी थी, तो वो सीरीज ने जो है हमें बहुत हिम्मत दी इस समय, और उस समय जो है काफ़ी कुछ हमें और ज़िंदगी के बारे में समझने का मौका मिला। आज जब एक बार फिर दुनिया खुल चुकी है, तो ऐसे में ये शांति संदेश कहीं अधिक तीव्र गति से इस संसार में लोगों के बीच सफर करना शुरू कर चुका है। आपने जो कुछ मुझे उपहार दिया, उस उपहार ने मेरे पूरे जीवन के संघर्ष को एक मायने दिया। उनको देख के एक प्राउड फील होता है कि हाँ, सारे लोगों को सही मार्ग पे लाने के लिए लगे हुए, तो हम भी लगे रहेंगे। इस उथल पुथल भरे संसार में आज इस संदेश की कीमत पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसे में आभार है उन मनीषियों का जिनके होने से आज भी प्रेम रावत जी के रूप में शांति का यह संकल्प निरंतर जारी है। चार साल की उम्र में तब से मैंने बोलना शुरू किया, उनके सामने जाना, लोगों को बताना, परंतु लोगों के रिएक्शन बहुत अलग अलग किस्म के थे। कई लोग तो ये बोलते थे, ये नहीं बोल रहा है, ये टेप रिकॉर्डर बोल रहा है, ये सिर्फ अपने होठ हिला रहा है। तो मेरे को ये लगता था कि ये लोग हैं, मेरे से बुजुर्ग लोग हैं, ये झूठ क्यों बोलते हैं। फिर लोगों का ये था कि ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा है। 8 साल का लड़का पैसे के बारे में क्या समझता है, क्या पैसा है क्या नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कई लोगों ने ये बोला ये ज्यादा साल नहीं चलेगा, 50 साल हो गए करते हुए ये, और अगर मैं पैसे के लिए कर रहा था तो ऐसे भी काम कर सकता था जिससे मैं और बहुत सारा पैसा कमा सकूं। मैंने ये नहीं किया, मैंने शांति के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि ये मानवता की बात है। जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत छोटी एज से लोगों को शांति का संदेश देने लगे थे, आपको कब एहसास हुआ उस छोटी सी एज में, अगर आपको याद हो, कि मैं यही करूंगा? नहीं, ये एहसास नहीं था कि मैं यही करूंगा, क्योंकि कई और चीजें थी। जो तुम आर्मी में भर्ती हो जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम ये करो वो करो, तो उस समय तो मैं बहुत ही छोटा था और इन चीज़ों के बारे में मैं समझ नहीं सकता था। परंतु मेरे पिताजी जब सुनाते थे कि भाई जो शांति है वो तुम्हारे अंदर है, तो मेरे को ये ख्याल जरूर आता था कि मेरे अंदर क्या है, क्या चीज़ है। एक दिन जो देहरादून में हमारी कोठी थी, घर था, एक दिन मैं बाहर गया तो ओस पड़ी हुई थी और सवेरे का समय था और सूरज चमक रहा था, और जहाँ देखो ऐसा लग रहा था जैसे हीरे हों। ओके। बहुत ही सुंदर वातावरण था। तो मैंने अपने आप से पूछा कि किसी ने ये बनाया है, किसी ने इसकी रचना की है, वो कौन है, क्या चीज़ है, वो क्या शक्ति है जो इतनी सुंदर रचना कर सकती है। और उसी शक्ति ने मेरे को भी बनाया है, और वो कहाँ है, कौन है, कैसी है। तो उस दिन आप समझिए कि मेरे लिए बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि इतना सुंदर दृश्य था और मैं बहुत छोटा था उस समय, और मैं खड़ा ही रह गया कि बाप रे बाप, कैसे हो गया, ये क्या है। और मेरे को मालूम था कि ये हमेशा नहीं होता है और कुछ ही घंटे बाद ये चले जाएगा सब कुछ। परंतु उस समय जब सवेरे सवेरे सूरज चमक रहा था उन बूंदों पे, वो उसकी बूंद जो थी, तो दृश्य ही कुछ देखने लायक था। तो कई बार हम भी देखते हैं, अच्छे अच्छे दर्शन को देखते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कई बार कि ये
जो बनाया है किसने बनाया है, कौन सी शक्ति है जिसने ये बनाया है। इतना सुंदर मनुष्य नहीं बना सकता है। तो तब से मेरे को ये लगा, और जब मैंने सुना कि जिस चीज की मेरे को तलाश है वो मेरे अंदर है, मतलब वो बाहर नहीं है, वो और सब लोग बाहर खोज रहे हैं उसको। तो कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, परंतु दरअसल में जिस चीज को वो चाहता है वो बाहर नहीं है, वो उसके अंदर है। तो मैंने छोटी सी ही उम्र से ये देखा कि अगर मनुष्य अपने तरफ ध्यान देने लगे तो उसको इस बात का एहसास होगा कि जिस चीज को वो खोज रहा है, जैसे कहा है कि मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। तो दुनिया ब्रह्म को ढूंढ रही है बाहर, और जो चीज जिसको ढूंढ रही है वो उसके अंदर है। सर, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने आपको इस ओर आने के लिए और प्रेरित किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई छत से गिर गया या मैं चलती रेलगाड़ी से कूद गया, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो एक स्वाभाविक बात है। अगर मैं, देखिए, जब आपके श्रोता आपका रेडियो सुन रहे हैं और उनका फेवरेट गाना आता है तो अपने आप क्या करते हैं, वो उसका वॉल्यूम तेज कर देते हैं। क्यों? अगर कोई अच्छी चीज हो जो मनुष्य के जीवन में आए या उसके दिन में आए, तो वो अगर उसको पसंद करता है तो उसको वो शेयर करना चाहता है। तो ये खुशखबरी कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं ये आपके अंदर है, तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है, और इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये मेरा सौभाग्य है। ऑफ कोर्स। सर, जब आप इस रास्ते पर चले तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ फर्क आया? हाँ, जिंदगी में तो बहुत फर्क आया, क्योंकि मैं उस समय स्कूल भी जाता था। तो सवेरे से लेकर शाम तक स्कूल, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो वहाँ से चल देता था और टूर पे जाता था। तो टूर पे जब मैं जाता था तो मैं तो स्टेज पे बैठता था, और 1000, 2000, 10,000, 20,000, 40,000, लाख लोग मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। और जब कक्षा में वापस आता था तो मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ श्रोता लोग बैठते थे, और टीचर हमको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब अंतर तो बहुत था, परंतु जैसे तैसे करके हमने इस बात के बारे में विचारा कि देखो भाई, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, और अगर मौका लगा तो तुमको यही करना है। ये अपने ये जो मैसेज है, ये जो संदेश है, ये सब लोगों तक पहुँचे। तो अब स्कूल में भी जाना है और ये भी करना है, तो किसी ना किसी तरीके से दोनों ये संभव हो, इस प्रकार से रहना पड़ेगा। तो जब विद्यार्थी था तो विद्यार्थी था, और जब लोगों तक बात पहुंचानी थी तो मैं सुनाता था लोगों को। जितनी मेहनत मैंने की है ये मेरे को मालूम, सबको मालूम नहीं। पचास साल की शारीरिक जो थकान है, इसको आसानी से कोई समझ नहीं सकता है। मतलब स्कूल खत्म हुआ, क्योंकि जो आखिरी दिन होता था, क्या कहते हैं, टेस्ट का, उसके बाद खत्म। फिर दूसरे दिन आते थे डेस्क को साफ करने के लिए, वो सब करने के लिए, वो आधे दिन का ही होता था, और वो पूरा भी नहीं होता था और मैं टूर पे निकल जाता था। जब स्कूल खत्म हुआ, टूर पे निकल। प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे पहले उस समय एयर कंडीशन नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में, कार तो समझो थी नहीं, और ऐसी ऐसी जगह जाना जहां इतनी गर्मी पड़ रही, और गर्मियों के मौसम, इसी समय
छुट्टियां मिलती थी तो जा रहे हैं, और कहीं गए, बिस्तर है, उस पे पहले कभी सोए नहीं, कड़क है, नरम है, नींद आ रही है, नहीं आ रही है, पर दूसरे दिन प्रोग्राम है, फिर चलना है, फिर प्रोग्राम है, फिर चलना है, फिर जो प्रोग्राम है, फिर चलना है। और स्कूल चालू होने से पहले एक दिन आकर के नई पुस्तकें खरीदनी है, नया बैग, और फिर स्कूल चालू। और यही नहीं, मैं कितनी बार प्रिंसिपल मेरे से कहता था, तुम यही खड़े रहते हो एप्लीकेशन लिए हुए, छुट्टी चाहिए, वो प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम हो रहा है। तो मतलब कोई साधारण चीज नहीं थी, कोई साधारण बात नहीं थी। संदेश को कहीं ले जाना अपने में कोई ऐसी बात नहीं लगती है कि मुश्किल बात हो। तो हमको नहीं मालूम था कि जब विदेश जाएंगे तो लोग इस संदेश को किस प्रकार लेंगे। वहां देखा हमने, लोगों के पास धन है, वैभव है, सब कुछ, तो क्या सुनेंगे हमारी बात? आप सोच रहे होंगे कि जब मैं विदेश गया तो सब कुछ बना बनाया था, सब कुछ था वहां। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं पहुंचा इंग्लैंड में कि मैं आया हूं और अखबारों में ये सब खबर निकल रही है कि एक छोटा लड़का जो जीवन की बात बताने के लिए आया है, शांति की बात बताने के लिए आया है। तो लोगों ने थोड़ा बहुत सुनना शुरू किया। और पहले दिन, मैं बताऊं आपको, पहले दिन क्या हुआ कि मैं पहुंचा और क्या कहते हैं, जो जिस मकान में मेरे को ठहराया गया, अच्छा मकान था, मकान अच्छा था, वहाँ ठहराया गया। और क्या कहते हैं, 3-4 मंजिल का वो मकान था। एक कमरा एक मंजिल पे, एक कमरा एक मंजिल पे, एक कमरा एक मंजिल पे। तो जिस मंजिल पे बैठक थी वहाँ मैं बैठा, मेरे लिए एक कुर्सी थी और 7-8 नए लोग मेरे आगे बैठे हुए थे। तो जानते हैं क्या हुआ उस दिन? वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। वो देख रहे हैं मेरी तरफ कि ये हमको जीवन का रहस्य बताएगा। तो जहां ऐसी हालत है वहां सुनाएंगे क्या? किसका उदाहरण देंगे? क्या उदाहरण देंगे? पर धीरे धीरे हमने बात को कुछ इस प्रकार रखना शुरू किया कि ठीक है, तुमको जो भारत के लोग हैं, जो उनको मालूम है वो तुमको मालूम नहीं। तुमने भजन नहीं सुने हैं, तुम भगवान के बारे में तो जानते हो कि भगवान कोई है, परंतु कम से कम तुम इंसान तो हो। तो हम अपनी बात इस प्रकार तुम्हारे आगे रखेंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान से बात करेगा। ये नहीं कि मेरे को सब मालूम है और तुमको कुछ नहीं मालूम है, नहीं। क्योंकि ये सिलसिला अनुभव का सिलसिला है। ये अनुभव का सिलसिला है। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं अनुभव के सिलसिले। और वो ये है कि
कोई भी तुमसे ये कह सकता है कि पानी तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। अर्थात तुम अगर किसी के पास गए और कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो वो तुमको बताए कि अगर तुम इस प्यास को हटाना चाहते हो तो तुमको पानी की जरूरत है। ये बताने वालों की कमी नहीं है इस संसार के अंदर, क्योंकि उन्होंने पहले सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। किताबों से लोग पढ़ते हैं, एक दूसरे से लोग सुनते हैं। क्या सुनते हैं? अगर तुमको प्यास लगी है तो तुमको पानी की जरूरत है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, परंतु ऐसा बहुत दुर्लभ है कि उसके पास आप जाओ और कहो मुझे प्यास लगी है, और वो तुमको पानी पिला दे। ये अंतर है। ये अंतर है। तो कोई भी प्यासा हमारे पास आए, उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। अरे प्यास लगी है, बच्चा प्यास लगी है तो तुमको पानी की जरूरत पड़ेगी। जाओ बच्चा, हमारा ये संदेश है ना, क्योंकि इस संदेश का कोई तुक नहीं है। प्यासे को पानी की जरूरत है, ये प्यासा जानता है। दरअसल में वो खोज उसकी कर रहा है जिसे पानी कहते हैं, और उसको पानी पिलाने वाला ही असली सतगुरु है। लेक्चर देने वाला नहीं। लेक्चर देने वालों की कमी नहीं है। और दुनिया आज इसलिए प्यासी है कि वो लेक्चर देने वालों की कमी नहीं है, पर पानी पिलाने वालों की कमी है। प्यास लगी है तो तुमको पानी चाहिए, भूख लगी है तो तुमको खाना चाहिए, थके हो तो तुमको आराम चाहिए। जीवन में इस चीज की जो जरूरत है, और तुम्हारा हृदय विश्वास नहीं करना चाहता, जानना चाहता है। तुम्हारे अंदर एक चीज है, उसके लिए विश्वास करना ही बहुत नहीं है, वो जानना चाहता है। क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम जानना चाहते हो, ये हो तुम। जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सर, आप इतनी कंट्रीज घूम चुके हो, इतने सारे इवेंट्स आपने किए हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, तो कैसा लगता है कि मैं फेमस हूं? ऐसा कभी फील आता है? नहीं, मेरी ब्रीफ हमेशा यह है, मैं फेमस नहीं हूं, और ना मैं अपने आप को फेमस देखना चाहता हूं। मेरे में ये नहीं है कि कोई मेरा चेहरा पहचाने। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे संदेश को पहचाने, बस। और ये मैं सबसे कहता हूं, जो लोग आते हैं, जब प्रेस भी आती है, तो भाई मेरे को फेमस नहीं बनना है। अगर किसी चीज़ को फेमस बनना है तो वो है मेरा संदेश। ओके, तो सर फेमस होने में बुराई क्या है? मतलब लोग आपको पहचाने, जाने, आप कहीं भी जा रहे हैं बोलते हैं, हमें तो अच्छा लगता है जब हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, देखो वो आरजे जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? एक दिन मैं नहीं रहूँगा, मेरे को भी जाना है इस संसार से, पर मैं चाहता हूँ कि लोग इस संदेश को न भूलें। अगर मैं चले गया
और मेरे संदेश को लोग भूलने लगे, तो मेरा यहाँ आना, ये सब कुछ जो मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मैंने बोलना शुरू किया था जब मैं 4 साल का था। मतलब इस ज्ञान के संदेश को, इस शांति के संदेश को। और मैं 9 साल का था जब मैंने ये कार्यभार संभाला, जब मेरे पिताजी का शरीर पूरा हुआ। तो तब से जो मैं कहते आया हूँ लोगों से कि भाई शांति तुम्हारे अंदर है, ये संदेश मेरे से बड़ा है, मैं एक इसका भाग हूँ, ये मेरे से भी बड़ा है। और मैं तो चले जाऊंगा, परंतु मेरे संदेश को नहीं जाना चाहिए। इसलिए लोग मेरे संदेश को पहचाने बजाय मेरे चेहरे को। उस समय मैंने एक चीज देखी अपने अंदर, और वो ये थी कि लोग खुश हो सकते हैं, उनको दुखी होने की जरूरत नहीं। लोगों के जीवन में सुकून हो सकता है, उनको बेचैन होने की जरूरत नहीं। उनके जीवन में आनंद हो सकता है, उनको दुख में रहने की जरूरत नहीं। और मैं यही लोगों में प्रेरणा देता था कि शांति संभव है, और आज भी मैं वही प्रेरणा लोगों में दे रहा हूं। प्रेम रावत जी की यात्रा सचमुच में अद्भुत है। इतने सारे सालों से निरंतर पूरे संसार में लोगों तक अपनी बात पहुंचाना कोई आसान काम नहीं। उनकी इस यात्रा का सार है प्रेम और मानवता। उन्होंने अपने संदेश को कभी भी किसी बंधन या सीमाओं में न रखकर हर इंसान तक एक ही भाव से पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसे पानी का धर्म प्यास बुझाना है, वैसे ही उन्होंने हर उस इंसान का मार्गदर्शन किया है जो उनके संदेश के पास अपनी जिज्ञासा शांत करने पहुंचा है। आज हमको मौका मिला है यहाँ आने का, आप लोगों को मौका मिला है यहाँ आने का, और जो कुछ भी आपने सुना कि हम ये पुस्तक लॉन्च कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे लिए सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है हर एक मनुष्य के जीवन में शांति संभव है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप यहां खड़ा देख रहे हैं, इस व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा हुआ है। मैं 4 साल का था जब मैंने पहली बार लोगों को शांति के बारे में संबोधित किया। दस दिसंबर को मैं 65 साल का हो गया हूं। और तब से और अब तक 65 साल से थोड़े दिन और हो गए हैं, मैंने इस शांति के बारे में लोगों को बताया है। कैसी कैसी परिस्थिति में लोग हैं, जेलों में जिनको उम्र कैद हो गई है, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में बहुत बड़े दुख का पहाड़ टूट रहा है, तो जरा उनके बारे में सोचना जिनको उम्र कैद हो रखी है। जरा उनके बारे में सोचना जिनके जीवन के अंदर कोई आशा नहीं बची है,
जिस दिन वो उस जेल को छोड़ करके जाएंगे, वो दिन होगा जब वो इस संसार से चले गए होंगे। और हर दिन जो उनको बिताना है वो आशा से भरा नहीं होगा। और जब दिवाली आएगी या विदेश में नया साल आएगा और लोग बनाएंगे और एक दूसरे को गिफ्ट देंगे और एक दूसरे को बधाई देंगे, खैर जेल में तो वो लोग एक दूसरे को बधाई जरूर दे सकते हैं, परंतु उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगला साल कैसा होगा। परंतु वहां भी शांति का संदेश संभव है और उनके जीवन में भी संदेश संभव है। आज आपकी बस निकल गई, हवाई जहाज निकल गया, टैक्सी निकल गई, तो आपको बहुत उदासी होती है। ऐसे लोग हैं हॉस्पिस में जिनकी टैक्सी नहीं निकली, जिनकी बस नहीं निकली, जिनका हवाई जहाज नहीं निकला, उनकी जिंदगी निकलने वाली है। उनको क्या बताएंगे? क्या वो भी अपने जीवन के अंदर शांति का अनुभव कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हां। हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझते नहीं है, सुनते हैं, परंतु औरों की आवाज सुनते हैं, अपनी आवाज नहीं सुनते हैं। इस किताब का टाइटल है स्वयं की आवाज। इस संसार में, इस शोर भरी इस दुनिया में शांति कैसे पाएं, ये इसका टाइटल है। ये जो छोटा सा है सफेद में, ये वो है। और स्वयं की आवाज, शांति आपके अंदर है। अब मैं इस किताब में से तीसरा अध्याय आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और यह है अध्याय तीसरा, अनंत शांति में अपने आप को जोड़ें। बचपन में जब मैं देहरादून में रहता था, तो सर्दी शुरू होने से पहले के कुछ दिन बड़े जादुई होते थे। तब आसमान खूब गहरा नीला होता था और हिमालय की हवा बहुत साफ होती थी। हर सुबह घास और पौधों पर ओस की बूंदों की चमक होती थी और सूरज की पहली किरण हवा में मौजूद पानी को रोशन कर देती थी, जिससे ओस की बूंदें हीरों की तरह चमकने लगती थी। वो ओस की बूंद बहुत ही नन्ही सी होती थी, पर वो छोटे से सूरज की तरह चमकती थी। ऐसा महसूस होता था मानो इन दिनों समय रुक जाता था। मेरे घर के सामने वाले बगीचे में मैग्नोलिया के 2 पेड़ थे। मैं प्रातः उन पेड़ों के नीचे बैठता था। हमारी दीवार पे स्वीट पी के बेल थी, जिसमें हर एक बेल पर प्यारा छोटा सा फूल रहता था और उसकी खुशबू इतनी प्यारी और सुगंधित होती थी मानो लैवेंडर हो। मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं इस इच्छा के साथ बाहर बगीचे में आया कि मैं उस पल की यादों को हमेशा के लिए पकड़ कर रख लूं।
मुझे याद है कि मेरा हृदय उस दिन के लिए पूरी तरह से खुला हुआ था और मैं वहाँ घूमता हुआ हर चीज़ जो वहाँ उग रही थी उसे देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद मैं एक मैग्नोलिया के पेड़ के नीचे बैठ गया और बादलों और फूलों को देखने लगा। उस समय मेरे अंदर एक प्रबल भावना उत्पन्न हुई कि जिस भी शक्ति ने मुझे बनाया उसी ने इन मैग्नोलिया की पेड़ों को भी बनाया। उस महकते फूल और बगीचे में उस ओस की बूंदें डाली, सूरज की दीक्षित से दीक्षित तक के लिए गया और उन घने बादलों को नीले आकाश में तैरने के लिए बनाया। उस क्षण वह शक्ति जिसने मुझे बनाया, चाहे वो पुरुष हो या नारी या जो भी हो, उसने बहुत संवेदना के साथ कहा, बस अनुभव करो। यह एक सुंदर भाव था। उस उत्तम क्षण के लिए बस महसूस करो। तब से एक आवाज मुझसे कहती आई है, ये दिन तुम्हारे लिए है। और इसका मतलब है कि उस दिन वहाँ उस बगीचे में जहाँ मैंने महसूस किया था, आज के दिन भी जिसमें मैं जीवित हूँ, उस भावना का मैं वैसा ही महसूस कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, जब मैं आपको सुन रही थी, मेरे ख्याल से हम सब कल, आज और कल के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम आज का मौका, आज की जो खूबसूरती है वो भूल जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो चक्रव्यूह है उसे छोड़कर या उसे तोड़कर हम आज में कैसे जिए? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। अब वो इसलिए कि आपने इसको चक्रव्यूह भी कह दिया, चक्रव्यूह है ये, परंतु आप जीते ही आज में हैं। कल में तो आप जी नहीं सकते। सो तो है। जीते ही आप आज में हैं, अब में हैं। और इसी बात को हम नहीं जानते कि जीना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानते कि आज जो हम जी रहे हैं ये क्या है, ये है क्या। हमारे जो एम्बिशंस हैं वो कल के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज में जीना, इसका मतलब क्या है? क्या आज में शांति नहीं है? क्या आज में आशा नहीं है? क्या आज में जो कुछ भी देने वाले ने दिया है वो कल में नहीं है, वो आज में है? परंतु हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब से हम छोटे थे, क्योंकि जब छोटे थे, बिल्कुल ही छोटे थे, हम आज में जीते थे। कल का तो हमको मालूम ही नहीं था क्या होमवर्क है, क्या नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है, इतना बड़ा, वो देखता है, छत को देखता है, खिलौने को देखता है, उसको माँ देख कर दिखाई देती है, उसको बाप दिखाई देता है, उसको भाई बहन दिखाई देते हैं। आज में वो जीता। धीरे धीरे जब बड़ा होता है, उसको बताया जाता है तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, तेरे को उसके लिए तैयारी कर, उसकी तैयारी कर, उसकी तैयारी। हम तैयारी में लगे रहते हैं, परंतु ये कोई नहीं हमको बताता है कि किस चीज़ के लिए हम तैयार हो रहे हैं। फिर एक दिन आता है कि कोई हमसे कहता है कि अब तुम्हारा समय हो गया। क्या अब ये मतलब ये अच्छा शब्द नहीं है, परंतु क्या हम मरने की तैयारी में लगे हुए हैं?
ये सारी जिंदगी भर जो तैयारी करते रहते हैं, इसका चेहरा तो है कि हम जीने की तैयारी कर रहे हैं, और कर रहे हैं हम किसी और चीज़ की तैयारी। उसको छोड़ो, आज में आओ। दुनिया के लोग अगर आज को समझने लगे तो शांति का संदेश उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। शांति का संदेश वो समझ पाएंगे। शांति बनाने की जरूरत नहीं है। शांति का मतलब ये नहीं है कि लोग लड़ना छोड़ देंगे। शांति का मतलब ये नहीं है कि आपकी बीवी आपको ताना नहीं मारेगी। इसका मतलब नहीं है। माता बहना चिंता मत करें क्योंकि उनको छोड़ना पड़ेगा ही ना। शांति है जो उनके अपने हृदय के अंदर वो महसूस करेंगे, वो है शांति। वो शांति जो असली शांति है, सोसाइटी की शांति नहीं। सोसाइटी की शांति आएगी जब वो असली शांति मनुष्य के हृदय में आएगी तब। दुनिया कहती है कि लोग लड़ना छोड़ दें तो शांति हो जाएगी, पर बिना शांति के लड़ना कैसे छोड़ेंगे? लड़ाई करते रहते हैं, जहां उनको मौका मिलता है लड़ने के लिए तैयार है। और घर में क्या होता है, कहां थोड़ा सा सब कुछ शांत हुआ तो कोई ना कोई आके मिर्च डाल ही देगा, कोई ना कोई नमक छिड़क ही देगा, कोई ना कोई कहीं ताना मार ही देगा, और सारी फिर लड़ाई चालू हो जाती है। और फिर देखने वाले खड़े होकर देखते हैं कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन किसके साथ क्या कर रहा है, उनको मजा आता है। वो शांति नहीं है। शांति वो है जो तुम्हारे हृदय में है, आज भी है और तब भी रहती है जब तुम अपने को अशांत पाते हो, तब भी वो शांति तुम्हारे अंदर है, उस समय भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने को खोया पाते हो, जब तुम अपने को अकेला पाते हो, तो वो शक्ति जो सारे संसार को चलाती है तब भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने आप को कमजोर पाते हो, जब तुम अपने आप को दुखी पाते हो, तब भी वो शक्ति जो सारे संसार को चलाती है वो तुम्हारे अंदर है। तब भी तुम उसको भूलते हो, पर वो तुम्हें कभी नहीं भूलती। जब तक ये श्वास आ रहा है जा रहा है, वो तुमको नहीं भूलती। बड़े बड़े फॉर्मूला बनाते हैं लोग कि सोसाइटी इससे अच्छी हो जाए। कभी ये भी सोचते हैं कि हमारे फॉर्मूले काम कर रहे हैं या नहीं। ये दुनिया का स्कूल बड़ा ही अजीब स्कूल है। यहां किसी का इम्तिहान नहीं होता, यहां किसी के रिपोर्ट कार्ड नहीं छपते, यहां किसी का टेस्ट नहीं होता। लगे हुए हैं लोग, लगे हुए हैं, 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 लगे हुए हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि किसी के साथ लगना नहीं है। वो दिन आएगा, पर उस दिन आने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम उस शांति का अनुभव अपने जीवन में करो। मैं चाहता हूं कि आज क्या है इसको तुम समझो, जानो और अपने आप को पहचानो। और इसी संदेश के साथ मैं ये कहना चाहूँगी
कि कितने गौरवशाली मौके पर यहाँ पर आए हैं सारे लखनऊ वासी। Good evening. It's my pleasure to be here on behalf of Guinness World Records. ये आए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। Also, absolutely delighted to be invited by Prem Rawat to adjudicate the record for the largest audience at a book reading for a single author. The current record is 6,786 people, achieved in Maharashtra in India on the 3rd of March 2018. 6,786 करंट रिकॉर्ड वहां तक ही था। And so, with a total of 114,704, Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest audience at a book reading for a single author. Congratulations! आप सभी का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सिर्फ रिकॉर्ड की ही नहीं है, ये बात है उन लोगों की जो शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शांति इस पृथ्वी पर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शांति मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है और ज़रूरी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, चल रहा है। ये शांति का जो सफर है ये कभी खत्म नहीं होता है। इसके पन्ने जरूर पलटे जाते हैं, कई बार नए अध्याय भी सामने आते हैं जो कुछ पिछले अध्यायों से अलग हैं, परंतु धीरे 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 ये चलता रहता है और लोगों के हृदय को ये संदेश प्रभावित करता है, क्योंकि ये संदेश हृदय के लिए